सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 12 नियोजित विकास की राजनीति पढ़ेंगे। लेसन प्लान के अनुसार हमारे अध्यापन बिंदु इस प्रकार है। पहला, नियोजन का अभिप्राय। दूसरा, नियोजित विकास क्या और क्यों। तीसरा, राजनीतिक फैसले और विकास हितों का टकराव। चौथा, विकास की धारणाएं। पांचवा, विकास के मॉडल। छठवां, स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय नियोजन अपनाने के कारण। सातवां, भारत में नियोजन के प्रमुख उद्देश्य। आठवां, भारत में नियोजन तंत्र। पहला, योजना आयोग। दूसरा, राष्ट्रीय विकास परिषद। तीसरा, नीति आयोग। नौवां, भारत में सामाजिक आर्थिक विकास और नियोजन। 10वां, पंचवर्षीय योजनाएं। 11वां, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति और सिल्वर क्रांति। तो बच्चों, अब हम हमारा आज का अध्याय 12 नियोजित विकास की राजनीति पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम नियोजित विकास की राजनीति के अंतर्गत नियोजन क्या है इस पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों, नियोजन से अभिप्राय किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई गई रूपरेखा को हम नियोजन कहते हैं। नियोजन विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठतम उपलब्ध विकल्प का सुनियोजित एवं सुविचारित सतत प्रयास है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की दास्ता से मुक्ति के बाद राष्ट्र निर्माण के साथ साथ आर्थिक पुनर्निर्माण की चुनौती का सामना राष्ट्रीय नेतृत्व को करना था। आर्थिक विकास के कुछ बुनियादी सवालों पर लिए गए राजनीतिक फैसलों के बारे में इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो आर्थिक विकास के बुनियादी सवाल कौन कौन से थे? पहला, विकास को लेकर मुख्य बहस क्या थी और इनको लेकर कौन कौन से अहम फैसले हुए, उसके बारे में हम इस आर्थिक विकास के अंतर्गत पढ़ेंगे। दूसरा, पहले 2 दशकों में हमारे नेताओं ने कौन कौन सी रणनीति अपनाई और उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस पर चर्चा होगी। तीसरा, इस रणनीति की मुख्य उपलब्धियां क्या क्या रही और इसकी क्या सीमाएं थी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आर्थिक विकास का बुनियादी सवाल के अंतर्गत बाद के सालों में इस रणनीति को क्यों छोड़ दिया गया, इस पर भी हम सवाल में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, नियोजित विकास क्या और क्यों? तो नियोजित विकास का तात्पर्य अपने विकास की प्राथमिकताओं का निर्धारण कर उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करना, ताकि विकास की प्रक्रिया को व्यक्तिगत ढंग से आगे बढ़ाया जा सके। आज़ादी के समय भारत की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। विकास के आवश्यक तत्वों जैसे ढांचागत सुविधाओं, पूंजी तथा तकनीकी का नितांत अभाव था। दूसरी तरफ भारत की बड़ी जनसंख्या को जीवन की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। आज़ादी के बाद सरकार के प्रति भारतीय जनता की आकांक्षाएं भी बढ़ी हुई थी। अतः भारत में तीव्र व व्यवस्थित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नियोजन अर्थात प्लानिंग की धारणा को अपनाया गया। भारत में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता थी, लेकिन आर्थिक संसाधनों व तकनीकी के अभाव में उनका समुचित उपयोग नहीं किया जा सकता था। साथ ही चुनौतियों की तुलना में उपलब्ध आर्थिक संसाधन हमारे पास कम थे। भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी, गरीबी का जीवन व्यतीत कर रही थी। कमजोर व वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा में लाना आवश्यक था। अतः विकास के साथ सामाजिक न्याय के लक्ष्य को भी प्राप्त किया जाना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में नियोजित विकास का मार्ग ही उचित मार्ग। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक फैसले और विकास हितों का टकराव। तो विकास के संबंध में विभिन्न हितों के बीच टकराव होते हैं। जैसे विकास के संबंध में अंतिम निर्णय किसके होंगे, विशेषज्ञ की या जनप्रतिनिधियों की या जनता की।
वामपंथी तथा दक्षिणपंथी विचारधाराओं के विकास संबंधी मत भिन्न भिन्न हैं। फिर विकास के कई मॉडल है, कौन सा मॉडल अपनाया जाए? इस प्रकार राजनीतिक फैसले और विकास, इनके हितों में टकराव है। लोकतंत्र में विभिन्न समूहों के बीच हितों के टकराव का होना स्वाभाविक ही है। विभिन्न मुद्दों पर विशेषज्ञों से परामर्श लिया जाता है और समस्या का सर्वमान्य समाधान राष्ट्रीय हित में निकाला जाता है। इसके बाद राजनीतिक नेतृत्व के द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं को समझते हैं तथा उचित अनुचित का ध्यान रखते हैं। वास्तव में किसी भी सार्वजनिक विषय पर अंतिम निर्णय लेने से पहले विभिन्न प्रकार के विचार एवं दृष्टिकोण सामने उभर कर आते हैं। उनके पक्ष तथा विपक्ष में तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं तथा निर्वाचित संस्थाएं उन पर अपनी मुहर लगाती है। इस प्रकार निर्णय लेते समय यह ध्यान रखा जाता है कि यह विकास वर्तमान पीढ़ी की नहीं, भावी पीढ़ी के लिए भी लाभदायक साबित हो। विकास को लेकर सबसे पहले अधिक बहस वामपंथी तथा दक्षिणपंथी विचारधाराओं के बीच छिड़ी। वामपंथ से सामान्यतः उन लोगों की ओर संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं और इन तबकों को फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं, जबकि दक्षिणपंथी से उन लोगों को इंगित किया जाता है जो यह मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है। इसका अर्थ है कि गैर जरूरती हस्तक्षेप से सरकार को बचना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, विकास से क्या अभिप्राय है। तो विभिन्न दृष्टिकोण रखने वाले नेताओं की अंतिम रूप से यह सहमति बनी कि विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धि तथा खुशहाली और समाज के विकास के सभी वर्गों को आर्थिक और सामाजिक न्याय की प्राप्ति। यही विकास का अभिप्राय है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों विकास की धारणाएं। तो विकास का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं है जिसे सभी देशों में और सभी कालों में स्वीकार किया जा सके। तो विकास का अर्थ सामान्य रूप में हम देखते हैं कि विकास का अर्थ परिवर्तन से लिया जाता है। समय व परिस्थितियों के अनुसार समाज में परिवर्तन होते रहते हैं। समाज में होने वाले ये बदलाव, इसी को हम विकास समझ लेते हैं। समाज में जब भी कोई परिवर्तन आता है तो वह किसी न किसी प्रकार की नई उपलब्धि को लेकर आता है। समाज में कभी राजनीतिक परिवर्तन तो कभी सामाजिक और कभी आर्थिक परिवर्तन आते हैं। समाज में होने वाले इन परिवर्तनों का नाम ही विकास है। विकास शब्द अपने आप में बहुत जटिल है, क्योंकि इसमें उन्नति, प्रगति, कल्याण, सकारात्मक सोच, अच्छे जीवन की इच्छा, ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती है। कई बार विकास का अर्थ आर्थिक विकास व आधुनिकीकरण जैसे संकीर्ण अर्थों में भी लिया जाता है, जैसे बांधों का निर्माण, अस्पतालों का निर्माण, योजनाएं, बेरोजगारी को रोजगार मुहैया कराना, गरीबी उन्मूलन आदि। अब हम दूसरे शब्दों में विकास का अर्थ, पहला हमने सामान्य रूप में देखा, अब दूसरे शब्दों में हम विकास का अर्थ देखते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान भौतिकवादी युग में व्यक्ति या समाज के विकास का अर्थ है आर्थिक विकास से लिया जाना। भौतिकवाद के आधार पर विश्व में दो विचारधाराएं हैं। पहली विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा आर्थिक विकास की, दूसरी विचारधारा साम्यवादी विचारधारा। आज सोवियत संघ के विघटन के बाद यह प्रमाणित हो गया कि साम्यवादी विचारधारा अपने अंतर्विरोधी विचारों के कारण नष्ट होती जा रही है और पूंजीवादी विचारधारा भी अपनी गलत धारणाओं के कारण अपने ही बोझ तले दबी जा रही है तथा समाप्ति के कगार पर खड़ी है, क्योंकि मनुष्य को केवल एक भौतिक वस्तु मानना उसकी एक भूल थी। आज का मनुष्य केवल एक भौतिक प्राणी नहीं हो सकता, उसके मन, बुद्धि, आत्मा होती है और जिसके कारण
वह उसमें उच्च आदर्शों को प्राप्त करना चाहता है। मनुष्य भौतिक सुख से कहीं आगे जाकर एक अन्य सुख, जिसको हम आध्यात्मिक सुख कहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहता है। परंतु हजारों वर्षों की गुलामी, विदेशी आक्रमणों और साम्राज्यवादी प्रभाव के कारण भारत में आध्यात्मिक विकास की धारणा की बजाय भौतिकवादी धारणा को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। इसलिए जब हम भारतीय विकास के मॉडल का अध्ययन करते हैं तो इसमें हम भौतिक व आध्यात्मिक दोनों पहलुओं का अध्ययन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों विकास के मॉडल। तो यहाँ विकास के बहुत सारे मॉडल दिए हुए हैं। उनमें हम पहला देखेंगे विकास का उदारवादी लोकतांत्रिक मॉडल। पश्चिमी देशों में उदारवादी लोकतंत्र विद्यमान है। साम्यवाद के पतन के बाद उदारवादी लोकतंत्र विकासशील देशों में एक प्रमुख शक्ति बन चुका है। उदारवादी विचारकों ने मजदूरों को पर्याप्त मजदूरी प्रदान करने की आवश्यकता को स्वीकार किया है, किंतु इसके साथ ही उन्होंने निजी संपत्ति के अधिकार पर भी बल दिया है। उनका मानना है कि अर्थव्यवस्था बाजार शक्तियों के द्वारा निर्धारित होनी चाहिए। वे उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर बल देते हैं। उनका मानना है कि अर्थव्यवस्था बाजार शक्तियों के द्वारा निर्धारित होनी चाहिए। वे उत्पादन और वितरण के सभी साधनों अर्थात भूमि, फैक्ट्रियों, परिवहन और संचार के साधनों, बैंक आदि का पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण किए जाने के विरुद्ध है। परंतु अधिकांश उदारवादी राज्य कल्याणकारी राज्यों का रूप ले चुके हैं। वे बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अक्षमता की स्थिति में नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे बच्चों साम्यवादी मॉडल। तो विकास का साम्यवादी जो मॉडल है वो रूस, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, चीन, क्यूबा, वियतनाम और अन्य साम्यवादी देशों में अस्तित्व में आया। साम्यवादी देशों में उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व रहता है। अर्थव्यवस्था केंद्रीय योजनाओं के अधीन संगठित की गई है। साम्यवादी या समाजवादी योजनाओं की निम्नलिखित आधार पर विशेषताएं हैं। अब इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो सभी आर्थिक संसाधन जैसे कि भूमि, फैक्ट्रियां, संचार के साधन, बैंकों व रेलवे आदि पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होता है। दूसरा, यहाँ पर साम्यवादी मॉडल के अंतर्गत हम दूसरी विशेषता देखते हैं तो यहाँ पर केंद्रीकृत योजनाएं होती है। भारी उद्योगों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। मुक्त बाजार व्यवस्था का अभाव पाया जाता है क्योंकि सभी आर्थिक निर्णय योजना आयोग और नौकरशाही के द्वारा लिया जाता है। साम्यवादी क्रांति का रूस, चीन और अन्य साम्यवादी देशों की जनता के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा, किंतु उनकी आर्थिक प्रगति लोकतांत्रिक देशों की तुलना में काफ़ी पिछड़ गई। इसके अतिरिक्त उन देशों में जनता के जो नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता पर काफ़ी प्रतिबंध लगाए गए थे। पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और पूर्वी यूरोप के अन्य देशों ने सन 1989 में एक दलीय साम्यवादी शासन व्यवस्था से छुटकारा पा लिया। इन देशों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को चुना। सन 1991 में सोवियत संघ का भी विघटन हो गया और तब रूस एक साम्यवादी देश नहीं रहा। अब चीन भी मुक्त बाजार व्यवस्था को बढ़ चढ़कर अपना रहा है। वहाँ एक एक करके प्राय सभी क्षेत्रों में निजी उद्योगों के लिए खोला जा रहा है। अब तीसरा हम पढ़ेंगे विकास के लिए कल्याणकारी राज्य मॉडल। तो विकास का कल्याणकारी राज्य मॉडल उदारवादियों का संशोधित रूप है जिसमें बाजार समाज मॉडल का समर्थन किया गया था। सन 1871 व 1890 के बीच जर्मनी को शक्तिशाली बनाने के लिए जर्मन के चांसलर बिस्मार्क ने विकास के कल्याणकारी राज्य को मॉडल का मौलिक रूप प्रस्तुत किया। बिस्मार्क उदारवाद व समाजवाद का विरोधी था, इसलिए उसने समाजवाद राज्य की वकालत की। उसने श्रमिकों के कल्याण के लिए सुधारों का आरंभ किया। कल्याणकारी राज्य का विचार अपने पूर्ण रूप में सन 1942 में विलियम हेनरी बेवरिज की रिपोर्ट द्वारा आया, जिसमें मुक्त राष्ट्रीय सेवा योजना, परिवार भत्ता, श्रमिकों के लिए बीमा, पूर्ण रोजगार के लिए सरकारी कार्रवाई, बेरोजगारी लाभ, रोग व दुर्घटना लाभ, वृद्ध व विधवा पेंशन, मातृत्व लाभ, इन सारी चीज़ का प्रस्ताव शामिल किया गया। इस रिपोर्ट से कल्याणकारी राज्य मॉडल की लहर दौड़ गई।
तो बच्चों अब हम विकास का चौथा मॉडल पढ़ेंगे, विकास का गांधीवादी दृष्टिकोण। तो विभिन्न विद्वानों के द्वारा विकास के भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों का वर्णन किया गया है, लेकिन यदि इन दृष्टिकोणों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो विकास के गांधीवादी दृष्टिकोण का अत्यंत महत्व है। समाजवाद में भौतिकवादी धारणा पर बल दिया गया है, जबकि गांधीवादी धारणा आदर्शवाद पर बल देती है। वास्तव में गांधी जी का जीवन गरीब और कमज़ोर वर्ग से रहा है। गरीब व कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए गांधी जी के मन में बहुत ही अधिक स्नेह और हमदर्दी थी। मसरूवाला ने लिखा है, आज पसीना बहाकर आज का भोजन पानी और कल के लिए फिर पसीना बहाने की तैयारी करने के आदर्श में किसी की श्रद्धा नहीं है, पर गांधी जी की है। विकास के गांधीवादी दृष्टिकोण की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था। दूसरा, आर्थिक समानता। तीसरा, मानव सेवा नारायण सेवा। चौथा, मनुष्य भौतिक प्राणी नहीं है। पांचवा, कुटीर उद्योगों की स्थापना। छठवा, रोटी के लिए श्रम। सातवां, सामाजिक बुराई का अंत। तो बच्चों, विकास का गांधीवादी सिद्धांत सभी के हित व विकास का एक आदर्श सिद्धांत माना गया है। गांधी जी ने राज्य को साधन और व्यक्ति को साध्य माना है। उनके अनुसार राजनीतिक सत्ता का प्रयोग व्यक्ति के हित के लिए होना चाहिए, न कि राज्य के हित के लिए। गांधी जी का तर्क था कि कुटीर उद्योगों के द्वारा देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था में जो समस्या है उसको हल किया जा सकता है, परंतु गांधीवादी विकास का मॉडल आधुनिक देशों के द्वारा चुने गए विकास के मार्ग में मेल नहीं खाता, क्योंकि गांधी जी का विकास मॉडल धर्म व नैतिकता पर बल देता है, जबकि वर्तमान राज्य भौतिक विकास पर बल देते हैं। अब हम विकास का पांचवा मॉडल पढ़ेंगे बच्चों, विकास का मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नियोजन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य यह है कि देश की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र व सहकारी क्षेत्र दोनों को कार्य की अनुमति होगी। यह एक नया अनुभव था, क्योंकि अभी तक आयोजन को सिर्फ साम्यवादी व्यवस्था वाले देशों में लागू किया गया था। साम्यवादी देशों में निजी क्षेत्र को कार्य करने की अनुमति नहीं होती है। साम्यवादी देशों में संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर राज्य का या सरकार का नियंत्रण होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में जनहित व सुरक्षा से संबंधित आर्थिक गतिविधियों को सरकारी क्षेत्र के अधीन रखा जाता है तथा अन्य गतिविधियों में निजी क्षेत्र को कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने से पूर्व अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अर्थव्यवस्था में उसे कमांडिंग हाइट्स का दर्जा प्राप्त होता था। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था की समीक्षा। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के संचालन में भारत में सकारात्मक व नकारात्मक दोनों तरह के परिणाम सामने आए हैं। तो अब हम देखेंगे पहले सकारात्मक परिणाम। तो सकारात्मक परिणाम के अंतर्गत पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से सरकार ने विकास की प्राथमिकताओं को पूरा किया है। तो बच्चों अब मिश्रित अर्थव्यवस्था का दूसरा सकारात्मक प्रभाव देखेंगे हम। तो विकास के लिए ढांचागत सुविधाओं तथा शोध व तकनीकी के विकास का प्रयोग किया गया। इन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र दीर्घकालीन व अनिश्चित लाभ के कारण निवेश करने से कतराता है। तीसरा प्रभाव बच्चों सकारात्मक प्रभाव मिश्रित अर्थव्यवस्था का, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए सामाजिक न्याय व कल्याण के कार्यक्रमों की योजनाएं लागू करने में सफलता प्राप्त की। सरकारी क्षेत्र का संचालन लाभ के लिए नहीं वरन लोकहित में किया गया। चौथा सकारात्मक प्रभाव व्यापक राष्ट्रीय हित में आर्थिक क्षेत्रों जैसे रक्षा, उत्पादन, रेलवे आदि को सरकारी क्षेत्र में रखना आवश्यक था। पांचवा सकारात्मक पहलू निजी क्षेत्र को पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं किया गया, जिसमें सीमित आर्थिक प्रतियोगिता को बढ़ावा मिला तथा विकास के लिए निजी क्षेत्र से आवश्यक संसाधन भी प्राप्त हो सके। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था के नकारात्मक प्रभाव। तो पहला
अर्थव्यवस्था पर राज्य के अधिक नियंत्रण के कारण आर्थिक विकास में प्रतियोगिता के अभाव के साथ साथ निजी क्षेत्र की भूमिका सीमित हो गई। इससे आर्थिक विकास प्रभावित हुआ तथा वैश्विक स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रतियोगिता क्षमता का विकास नहीं हो पाया। दूसरी भी नकारात्मक परिणाम मिश्रित अर्थव्यवस्था का सरकारी क्षेत्र भी सरकारी नियंत्रण व नौकरशाही के कारण तेजी से विकास नहीं कर सका तथा कई सरकारी उद्यम घाटे पर चले गए और सरकार पर बोझ बन गए। तीसरा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का नकारात्मक प्रभाव कोटा व लाइसेंस के कारणों से नौकरशाही को विवेकाधिकार प्राप्त हो गए। भ्रष्टाचार व अन्य अवैध आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा मिला। चौथा नकारात्मक प्रभाव, आलोचकों का मानना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र व सरकारी क्षेत्र दोनों के लाभ नहीं मिल पाए, बल्कि अर्थव्यवस्था में दोनों की बुराइयों का समावेश हो गया। 1990 के दशक में उदारवादी अर्थव्यवस्था अपनाते समय ये सभी नकारात्मक पहलू नीति निर्माताओं के मस्तिष्क में घूम रहे थे। भारतीय अर्थव्यवस्था में उपजी अक्षमताओं से दूर करने के लिए तथा वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण व निजीकरण की कई आर्थिक नीतियां लागू की गई। अब हम पढ़ेंगे बच्चों स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय नियोजन अपनाने के कारण। तो हम सबको ही जानते हैं बच्चों, एक लंबी अवधि की परतंत्रता की बेड़ियां तोड़कर सन 1947 में जब भारत स्वतंत्रता के स्वर्णिम द्वार पर आकर खड़ा हुआ तो उस समय देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति अत्यंत चिंताजनक थी। बेरोजगारी की समस्या, कृषि की दयनीय व्यवस्था, कमज़ोर औद्योगिक ढांचा, परिवहन, बैंकिंग और बीमा सेवाओं की कमी आदि समस्याएं भारतीय लोकतंत्र के लिए एक चुनौती थी। सन 1917 में रूस में जब साम्यवादी शासन स्थापित हुआ तो वहाँ भी भारत जैसी ही विषम आर्थिक परिस्थितियाँ थी। उन्हें रूसी शासक ने नियोजित अर्थव्यवस्था के माध्यम से सुलझाया। वहाँ नियोजित समय में निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास हुए, जिनके परिणाम स्वरूप रूस को आर्थिक समृद्धि की दिशा में आशातीत सफलता प्राप्त हुई। अतः रूस और साम्यवादी देशों की सफलता से प्रभावित होकर भारतीय शासन ने भी यह अनुभव किया कि भारत की सामाजिक और आर्थिक विषम परिस्थितियों से उबरने के लिए एकमात्र उपाय नियोजन ही है। नियोजन के बिना भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रयत्न करने से सफलता की आशा प्राप्त नहीं की जा सकती। अतः भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था अपनाई गई। अब हम पढ़ेंगे बच्चों राष्ट्रीय नियोजन समिति। तो सन 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में देश के आर्थिक विकास के लिए एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आर्थिक विकास के लिए औद्योगिकरण आवश्यक है तथा आधारभूत उद्योग, खनिज संसाधन तथा रेल एवं जलमार्गों पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। समिति जमींदारी के जो प्रथा चल रही आ रही थी उसका उन्मूलन के पक्ष में थे। अब हम पढ़ेंगे बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बॉम्बे प्लान। तो भारत में 1944 में उद्योगपतियों का एक गुट बम्बई में एकत्रित हुआ और देश के आर्थिक विकास पर विचार करने के बाद उसने एक प्रस्ताव पास किया कि सरकार औद्योगिक तथा आर्थिक निवेश के क्षेत्र में पहल करे, सरकार व्यापक कदम उठाए। उनका विचार था कि देश में आर्थिक विकास और औद्योगिकरण केवल निजी क्षेत्र में आधार पर उद्योगपतियों तथा पूंजीपतियों के निजी प्रयत्नों से नहीं हो सकता। इस प्रस्ताव को बॉम्बे प्लान कहा जाता है। इस प्रकार भारत में अपनाए गए नियोजित विकास के बीज राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही बोए जा चुके थे। अब हम पढ़ेंगे बच्चों नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा। तो नियोजन का जो अर्थ है भविष्य में किए जाने वाले कार्य के लिए योजना बनाना। सर्वप्रथम देश के संपूर्ण प्राकृतिक संसाधन तथा मानवीय संसाधनों का सर्वेक्षण किया जाता है। उसके पश्चात एक निश्चित समयावधि पर निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन संसाधनों के समुचित उपयोग की विस्तृत योजना तैयार की जाती है। इस योजना को सरकार और जनता दोनों मिलकर क्रियान्वित करते हैं।
जिससे देश का विकास का योजनाबद्ध एवं समृद्ध तरीके से विकास हो पाता है। तो इसी को सुनियोजित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों नियोजन या विकास की विशेषताएं। तो नियोजन एक तर्कशील, सचेत तथा जानबूझकर की गई क्रिया है। दूसरी विशेषता, नियोजन इसका लक्ष्य व उद्देश्य एक निश्चित होता है। नियोजन की तीसरी विशेषता, यह सदैव परिवर्तनशील क्रम में रहती है। और भारत में नियोजन का स्वरूप मिश्रित अर्थव्यवस्था की देन है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों नियोजन के उद्देश्य। तो नियोजन का पहला उद्देश्य है उद्योगों के विकास की योजना बनाना, निर्धनता और बेरोजगारी का उन्मूलन करना, निरक्षरता का उन्मूलन करना, सामाजिक न्याय की स्थापना करना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, कृषि तकनीक में सुधार करना, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता पैदा करना, राष्ट्रीय पूंजी में वृद्धि और उसका उचित वितरण करना, आयात और निर्यात का संतुलन बनाना। अब हम पढ़ेंगे बच्चों भारत में नियोजन तंत्र। तो पहला योजना आयोग। तो योजना आयोग स्वतंत्र भारत की एक ऐसी संस्था है जिसके संबंध में भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, परंतु देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का मूलाधार होने के कारण आज देश के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर इस संस्था का स्पष्ट प्रभाव व नियंत्रण दिखाई देता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भारत सरकार ने 15 मार्च सन 1950 को एक आदेश द्वारा योजना आयोग की स्थापना की। बच्चों कई बार परीक्षा में पूछा जाता है योजना आयोग की स्थापना कब की गई, तो आपको बताना है योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च सन 1950 को की गई। अब हम देखते हैं बच्चों योजना आयोग का गठन। तो योजना आयोग में एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे, एक सचिव होंगे तथा कुछ अन्य सदस्य भी होते हैं। अब ये सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है, क्योंकि प्रारंभ में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अध्यक्ष सहित इसके कुल 6 सदस्य थे। तब से अब तक सामान्यतः प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष बनते चले आ रहे हैं। सामान्यतः अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, सदस्य के रूप में वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, योजना राज्य मंत्री, मानव संसाधन एवं विकास मंत्री के अतिरिक्त प्राय 4 अन्य ऐसे पूर्णकालीन सदस्य होते हैं जो विशेषज्ञ या अर्थशास्त्री हो और देश की सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सके। इसके सदस्यों में से ही योजना का एक सचिव भी नियुक्त किया जाता है। योजना आयोग मुख्य रूप से 3 बड़े संभागों में विभक्त होता है। पहला कार्यक्रम परामर्शदाता संभाग, दूसरा सचिवालय संभाग और तीसरा प्रावैधिक या तकनीकी संभाग। अब हम पढ़ेंगे बच्चों योजना आयोग के कार्य। तो योजना आयोग स्वतंत्र भारत का एक ऐसा शक्तिशाली एवं प्रभावशाली अभिकरण है जो देश के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योजना आयोग के कुछ कार्य महत्वपूर्ण हैं, जैसे पहला देश के भौतिक, पूंजीगत, मानवीय, तकनीकी तथा कर्मचारी वर्ग संबंधी साधनों का अनुमान लगाना, साधनों की वृद्धि की संभावनाओं के संबंध में अनुसंधान करना। दूसरा योजना आयोग का कार्य है देश के साधनों के अधिकतम प्रभावशाली तथा संतुलित उपयोग के लिए योजना बनाना तथा योजनाओं का प्रतिवेदन सरकार को भेजना। तीसरा कार्य स्वीकृत कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के विषय में प्राथमिकताएं निश्चित करना। चौथा कार्य आर्थिक विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं का पता लगाना तथा देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं की सफलता हेतु उचित एवं स्वस्थ वातावरण तैयार करना। पांचवा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त तंत्र मशीनरी के स्वरूप को निश्चित करना। छठवां समय समय पर योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करना और नीति तथा उपायों में आवश्यक समन्वय की सिफारिश करना। सातवां तात्कालीन आर्थिक स्थिति, प्रचलित नीतियों, उपायों तथा विकास कार्यक्रमों के विचार विमर्श हेतु इनके कर्तव्यों के पालन को और अधिक अच्छा रूप देने के लिए आवश्यक सिफारिशें करना।
और केंद्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा दिए गए सुझावों की जांच करना। अब हम पढ़ेंगे बच्चों योजना आयोग की भूमिका। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष तथा अन्य महत्वपूर्ण मंत्री इसके सदस्य होते हैं और योजनाओं व परियोजनाओं का निर्माण और निर्धारण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं लगाया जाना चाहिए कि इससे योजना आयोग मंत्रिमंडल से अधिक शक्तिशाली बन सकता है। योजना आयोग के द्वारा निर्मित विभिन्न योजनाओं में केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के अनेक विभागों का योगदान होता है। योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए योजना आयोग तो मात्र वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देता है। योजना आयोग का गठन एक विशेषज्ञ संस्था के रूप में किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि योजना आयोग अपने दायित्वों के लिए किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। योजना आयोग अप्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि यह भारत सरकार अर्थात मंत्रिमंडल द्वारा निर्मित संस्था है और मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों योजना आयोग की आलोचना। तो योजना आयोग की जो आलोचना है वो किन किन बिंदुओं पर किया गया है, तो उसमें पहला है योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत योजनाओं और उनकी सफलताओं के मध्य सदैव एक बहुत बड़ा अंतर रहता है। दूसरी आलोचना, समय के साथ साथ निरंतर योजना आयोग पर केंद्रीय सरकार का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप योजना आयोग ने अपने विशेषज्ञ संस्था के रूप को अपेक्षाकृत खो दिया है। तीसरी आलोचना, समय के साथ साथ योजना आयोग मंत्रिमंडल से अधिक शक्तिशाली बनने के स्थान पर मंत्रिमंडल की एक समिति का रूप लेता जा रहा है। चौथी आलोचना, योजना आयोग का कार्य योजना निर्माण करना है, जबकि उसके क्रियान्वयन का दायित्व मुख्यतः सरकारों पर होता है, जिससे उत्तरदायित्व का विभाजन हो जाता है। पांचवा आलोचना, योजना आयोग का कार्य योजना निर्माण तक ही सीमित रहती है। सरकारों की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए सक्रिय इच्छा देखने को नहीं मिलती। इसके परिणाम स्वरूप योजनाएं जो है वो चुनावी कार्यक्रमों की भांति चुनावी वायदे बनकर मात्र रह जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों योजना आयोग के गठन और भूमिका के संबंध में सुझाव। तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जिसके माध्यम से प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं। तो पहला सुझाव, प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों को योजना आयोग का सदस्य नहीं होना चाहिए और ना ही प्रधानमंत्री को इसका अध्यक्ष बनना चाहिए। दूसरा सुझाव, योजना आयोग का पुनर्गठन करके इसे आर्थिक विषय विशेषज्ञ को सौंप दिया जाना चाहिए। तीसरा सुझाव, योजना आयोग को केवल उद्देश्यों, प्राथमिकताओं, सर्वोच्चताओं एवं मुख्य लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए। चौथा सुझाव, योजना आयोग को मुख्य कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए। पांचवा सुझाव, व्यक्तिगत योजनाओं की तैयारी और उनके क्रियान्वयन का दायित्व राज्य सरकारों पर छोड़ देना चाहिए। छठवां सुझाव, तकनीकी समूहों से अधिक कार्य योजना आयोग के बाहर हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। सातवां सुझाव, योजना आयोग को आर्थिक अनुसंधान की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आठवां सुझाव, योजना आयोग को मुख्यतः एक परामर्शदात्री परिषद के रूप में ही कार्य करने चाहिए। अब हम पढ़ेंगे बच्चों राष्ट्रीय विकास परिषद। तो भारत विभिन्न राज्यों का एक संघ है, जिसमें राज्य सरकारें अपने अपने विकास के लिए अलग अलग नीतियां अपनाती है। अतः राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी योजना बनाते समय भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों की विकास की नीतियों एवं कार्यक्रमों में समन्वय और योजनाओं की पूर्ति हेतु राज्यों को प्रेरित करने की समस्याएं थी। क्योंकि योजना आयोग मूलतः केंद्रीय संगठन होने के साथ साथ उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह राज्यों की योजनाओं की पूर्ति के लिए प्रेरित कर सकेंगे। अगस्त सन 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। अब हम पढ़ेंगे बच्चों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। तो नियोजन की संपूर्ण व्यवस्था से संबद्ध राष्ट्रीय विकास परिषद नामक संस्था योजना आयोग की अपेक्षा एक विशाल एवं विस्तृत संस्था है, जिसमें योजना आयोग के सभी सदस्यों के अतिरिक्त खाद्य, वित्त, गृह एवं रक्षा विभागों के केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित क्षेत्रों के मुख्य प्रशासन सदस्यों के रूप में सम्मिलित होते हैं। कभी कभी रिजर्व बैंक के गवर्नर
तथा अन्य अन्य अर्थशास्त्रियों एवं विशेषज्ञों को भी भाषण देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं और योजना आयोग का सचिव ही इसका सचिव होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक वर्ष में 2 बार होती है, परंतु इसका कोई निश्चित समय का कोई नियम नहीं है, क्योंकि कई बार वर्ष में 2 से अधिक बार भी इनकी बैठकें होती है। अब देखेंगे हम परिषद की कार्यसूची। तो इसकी जो कार्यसूची है वो योजना आयोग के सचिव के द्वारा तैयार की जाती है। अधिवेशन के प्रारंभ में परिषद अध्यक्ष स्वागत भाषण देता है, जिसमें वह प्रायः कार्यसूची के विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत करता है तथा कुछ अन्य सदस्य भी अपना दृष्टिकोण रख सकते हैं। इसके पश्चात स्वतंत्र रूप से विचार विमर्श होता है, जिसका पूरा अभिलेख रखा जाता है। निर्णय प्रायः सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य इस प्रकार है बच्चों। पहला कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद का योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए योजना के प्रारूप पर विचार विमर्श करके उसे अंतिम स्वीकृति प्रदान करना। दूसरा, समय समय पर राष्ट्रीय योजना के कार्य की समीक्षा करना। तीसरा, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक व आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना। चौथा कार्य, राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की सफलता हेतु उपायों की सिफारिश करना। अब हम पढ़ेंगे बच्चों राष्ट्रीय विकास परिषद की भूमिका। तो जब योजना निर्माणाधीन होती है तब परिषद से परामर्श लिया जाता है। परिषद अपने सुझाव भी देती है। योजना आयोग परिषद द्वारा दिए गए सुझाव की उपेक्षा नहीं कर सकता। राष्ट्रीय परिषद की स्वीकृति के बिना कोई भी योजना का प्रारूप योजना का रूप धारण नहीं कर सकता। कभी कभी परिषद ने भारतीय संघ की उस सुपर कैबिनेट का भी रूप धारण कर लिया है, भूमिका निभाई है, जो भारत सरकार और समस्त राज्य सरकारों के लिए कार्य करती है। इससे स्पष्ट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग की अपेक्षा अधिक सक्षम है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों विकेंद्रीकृत तथा जिला योजना समिति। तो सन 1950 से भारत में केंद्रीकृत नियोजन की प्रणाली लागू की गई, जिसके अंतर्गत सारे देश की विकास योजना का निर्माण एक केंद्रीय संस्था योजना आयोग द्वारा किया जाता रहा। इस योजना आयोग को टॉप डाउन मॉडल कहते हैं। इसमें स्थानीय स्तर की विशिष्ट विकास समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इन कमियों को दूर करने के लिए विकेंद्रित योजना को अपनाया जाता है, जिसे बॉटम अप मॉडल भी कहते हैं। इसमें योजनाओं के निचले स्तर पर तैयार किया जाता है। जो योजनाएं होती है उसको निचले स्तर पर तैयार किया जाता है तथा बाद में उन्हें केंद्रीय योजना में समाहित कर लिया जाता है। भारत में जिला योजना ही विकेंद्रीकृत योजना का रूप है। भारत में जिला योजना की शुरुआत 74वें संविधान संशोधन सन 1992 में की गई, जिसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू जिला योजना समिति की स्थापना है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों नीति आयोग, उसके कार्य व संरचना। तो नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को बनाया गया। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये जो नीति आयोग है ये सरकार के लिए लिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। नीति आयोग केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। अब बच्चों हम नीति आयोग की संरचना पढ़ेंगे। तो नीति आयोग का गठन इस प्रकार होगा। पहला, भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। दूसरा, गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। तीसरा, विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो, इनको देखने के लिए क्षेत्रीय परिषद गठित की जाएगी। अब हम पढ़ेंगे बच्चों नियोजन का महत्व। तो वर्तमान समय में प्रत्येक प्रकार की अर्थव्यवस्था में
नियोजन के महत्व को स्वीकार किया जाता है। तो नियोजन के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी समाजवादी राज्य की स्थापना पर बल दिया। सामाजिक समानता और सुरक्षा, सामाजिक कुरीतियों का अंत, निर्धनता की समाप्ति, बेरोजगारी की समस्या का समाधान, जनसंख्या पर नियंत्रण, देश के संसाधनों का समुचित उपयोग, आर्थिक असमानता पर नियंत्रण, आर्थिक स्थायित्व और सुरक्षा, देश का संतुलित विकास और लोक कल्याणकार की स्थापना करने जैसे विभिन्न उद्देश्यों से नियोजन को भारत ने अपनाया और अपना सामाजिक और आर्थिक विकास किया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों भारत में सामाजिक आर्थिक विकास और नियोजन। तो एक लंबी अवधि की परतंत्रता की बेड़ियां तोड़कर सन 1947 में जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय देश की सामाजिक और आर्थिक दशा अत्यंत चिंताजनक थी। सामाजिक दृष्टि से एक ओर भारत में जातीयता, सांप्रदायिकता, अस्पृश्यता, रूढ़िवादिता, क्षेत्रीयता, असमानता, अशिक्षा एवं अज्ञानता जैसे सामाजिक समस्याओं के अतिरिक्त बाल विवाह, दहेज प्रथा और सती प्रथा जैसी अनेक सामाजिक कुरीतियां व्याप्त थी। वहीं पर दूसरी ओर हम देखते हैं तो हमारा जो भारत देश है, जिसको किसी समय में सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत में बेरोजगारी, भूखमरी और निर्धनता जैसी अनेक आर्थिक समस्याएं अपना विकराल रूप धारण कर चुकी थी। आर्थिक रूप से हमारी कृषि, उद्योग, संपदा न के बराबर थी। भारतीय उद्योग एवं व्यापार को किसी भी दृष्टि से संतोषजनक नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि अंग्रेजों का उद्देश्य भारत का अधिकाधिक आर्थिक शोषण करना था। अतः उन्होंने भारत की आर्थिक नीति को इंग्लैंड के हितों के अनुरूप ढाला था। आर्थिक नीति के अनुसार अंग्रेज ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत से सस्ती दर पर कच्चा माल खरीदते थे और ब्रिटिश उद्योगों में निर्मित माल को ऊंचे मूल्यों पर बेचते थे। इतना ही नहीं, सन 1894 में ब्रिटिश उद्योगों में निर्मित माल पर आयात कर समाप्त कर देने से भारतीय उद्योगों में निर्मित माल महंगा हो गया और ब्रिटिश उद्योगों में निर्मित माल अपेक्षाकृत सस्ते दामों पर बिका करता था। अंग्रेजों की इस व्यापारिक नीति के कारण भारतीय उद्योग धंधे चौपट हो गए, जिससे भारतीय उद्योगपति व व्यवसायी दुखी हो गए। दस्तकारों और शिल्पकारों की आजीविका छीन गई। भारत आर्थिक दरिद्रता के जाल में बुरी तरह से जकड़ गया। आर्थिक विकास के लिए भारत सरकार के पास मात्र एक ही मार्ग था, वह योजनाएं बनाए और निश्चित समय में अपने उद्देश्यों की पूर्ति करे। तो आर्थिक विकास के लिए नियोजन के माध्यम से पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। भारतीय अर्थव्यवस्था को न तो पूर्णतः समाजवादी बनाया गया और न ही पूंजीवादी बनाया गया। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाई गई, जिसमें सामाजिक एवं व्यक्तिगत दोनों ही क्षेत्र अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों पंचवर्षीय योजनाएं। तो 1 अप्रैल सन 1951 से भारत पंचवर्षीय योजनाओं के पथ पर अग्रसर हुआ। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में अपन चर्चा करते हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि थी सन 1951 से 1956। इसमें कुल 1960 करोड़ रुपए खर्च किए गए और विकास दर तो था जो प्राप्त हुआ वो 3.7%। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो कृषि, विद्युत व सिंचाई का विकास करना था। अब हम पढ़ेंगे बच्चों द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसका समय था 1956 से 1961। इसमें 4,672 करोड़ रुपए खर्च किए गए और इसमें जो विकास दर प्राप्त था वो 4.2%। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था औद्योगिकरण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, इनका विकास करना था। तीसरा पंचवर्षीय योजना सन 1961 से 1966। इसमें जो खर्च राशि थी वो 8,577 करोड़। प्राप्त विकास दर था 2.8% और जो मुख्य उद्देश्य था तृतीय पंचवर्षीय योजना का वो था खाद्य एवं उद्योग। अब अपन देखते हैं बच्चों 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच।
इसमें जो लक्ष्य था वो 8% विकास दर। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, सभी पंचवर्षीय योजनाओं का अगर मूल्यांकन करें तो ये स्पष्ट होता है कि इस योजना से राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है, निर्यात बढ़ा है, कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है, सामाजिक आर्थिक न्याय के क्षेत्र तथा रोजगार के क्षेत्र में बहुत कम प्रगति हो पाई है। इस योजना से देश का आर्थिक विकास तो हुआ, लेकिन जनसंख्या विस्फोट जो था वो नहीं रुक पाया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार व नए आर्थिक हितों की उत्पत्ति। तो भारत में आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सार्वजनिक क्षेत्रों के निर्माण एवं विस्तार पर जोर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्रों का निर्माण एवं विस्तार भारी उद्योगों, कोयले तथा तेल की खोज, परमाणु ऊर्जा के विकास पर जोर देने के लिए किया गया। सार्वजनिक क्षेत्रों के निर्माण एवं विस्तार का उत्तरदायित्व केंद्रीय सरकार पर था। इसके लिए वित्तीय तथा मानव शक्ति संसाधन का प्रबंध किया गया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, प्राथमिकता बनाम उद्योग। तो नियोजन प्रणाली की शुरुआत के साथ ही यह विवाद प्रारंभ हो गया कि कृषि को प्राथमिकता दी जाए या उद्योगों को। तो प्राथमिकता के आधार पर विवाद शुरू हुआ कि कृषि को प्राथमिकता देना चाहिए या उद्योग को। तो उसके क्या क्या तर्क थे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था उस समय पिछड़ी हुई थी और कृषि के माध्यम से विकास करने से ही राष्ट्र का कल्याण संभव माना गया। इस विचारधारा के जो समर्थक थे, जो ये चाहते थे कि कृषि का विकास होना चाहिए, उनका क्या तर्क था। तो उनका तर्क ये था कि भारत की 70% आबादी कृषि एवं इससे संबंधित कार्यों में लगी हुई है। दूसरे महायुद्ध एवं भारत विभाजन के कारण कृषि क्षेत्र को सबसे अधिक मार झेलनी पड़ी, जिससे देश का सामाजिक आर्थिक संतुलन प्रभावित हुआ है। कृषि के क्षेत्र में अपनाई गई गतिविधियों का परिणाम शीघ्र आता है, जबकि उद्योग के परिणाम देर से निकलते हैं। वहीं पर दूसरे लोग ऐसे थे जो उद्योग के विकास पर बल देते थे और उद्योग के विकास के परिणाम स्वरूप गरीबी से छुटकारा पाने की वकालत कर रहे थे। तो जो उद्योग को विकास करना चाहते थे, उन लोगों ने क्या तर्क दिया कि विकास का सही अर्थ है औद्योगिक उत्पादन दर में वृद्धि लाना, ताकि विकसित देशों के जीवन स्तर को प्राप्त किया जा सके। भारत में निजी उद्योगों के पास इतनी पूंजी नहीं है कि वे अपने दम पर बड़े उद्योग लगा सके। उद्योगों में बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिल सकता है, गरीबी दूर हो सकती है। कृषि पर अधिक धनराशि खर्च करने के बावजूद ग्रामीण गरीब की विकराल समस्या का समाधान मुश्किल था। सार्वजनिक क्षेत्र के पक्ष में मुख्य तर्क यह दिया गया कि जनहित में अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए सभी जो महत्वपूर्ण उद्योगों है, जैसे रेल, यातायात, रक्षा आदि जो है सरकार के नियंत्रण में आवश्यक है। भारत में 1950 से लेकर 1991 तक सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकताएं दी गई। राज्य की विकास की नीतियों के परिप्रेक्ष्य में निजी क्षेत्र पर लाइसेंस आदि के माध्यम से प्रतिबंध लगाए गए। इस युग में सार्वजनिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को कमांडिंग हाइट की संज्ञा दी गई। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, नियोजित विकास के परिणाम। भारत ने पंचवर्षीय योजना और उस उद्देश्य के पूर्ति के लिए कृषि पर बल दिया गया, उद्योग पर बल दिया गया। तो उसके क्या परिणाम आए। तो सबसे पहला परिणाम बच्चों, नियोजित विकास के परिणाम के अंतर्गत पहला जो परिणाम आया, बुनियादी संरचना। तो नियोजित विकास की प्रणाली को लागू करने के कारण देश में आधारित संरचना की नींव रखी गई। विकास के आरंभिक दौर में भाखड़ा नंगल बांध, हीराकुंड तथा दामोदर जैसी बांध परियोजनाएं बनाई गई। इसी प्रकार बरौनी का तेल शोधक कारखाना, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, इनमें इस्पात संयंत्र लगाए गए। परिवहन तथा संचार के क्षेत्र में काफ़ी सफलता मिली। दूसरा परिणाम भूमि सुधार के रूप में आया। तो जो नियोजन है उसके माध्यम से कृषि एवं भूमि सुधार हेतु कई कार्यक्रम लागू किए गए। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ, जो सबसे महत्वपूर्ण कदम था। काश्तकारों का शोषण समाप्त हो गया एवं लाखों किसानों को जमीन का स्वामित्व मिल पाया। जमीनों की चकबंदी की गई। भूजोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने तथा भूमिहीनों के बीच में जमीन वितरण के कार्यक्रम असफल रहे। अब हम पढ़ेंगे बच्चों,
जो नियोजन का तीसरा परिणाम था वो था खाद्य संकट। तो 1960 के दशक में कृषि की दशा बद से बदतर हो गई। 1965 से 1967 के बीच में देश के अनेक हिस्सों में सूखा पड़ा। भारत ने 2 युद्धों का सामना किया और उसे विदेशी मुद्रा के संकट को भी झेलना पड़ा। इन सारी बातों के कारण खाद्यान्न की भारी कमी हो गई। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का आहार 2200 कैलोरी से घट के 1200 कैलोरी हो गया, जबकि एक सामान्य आदमी के लिए रोजाना 2400 किलो कैलोरी के आहार की जरूरत पड़ती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों हरित क्रांति तथा उसके परिणाम। तो भारतीय निर्धारकों ने कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि करने का निर्णय किया ताकि भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाए। यहीं से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था देश में पैदावार को बढ़ाकर भारत में खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। हरित क्रांति की पद्धति के मुख्य रूप से 3 तत्व हैं। तो ये पहला जो तत्व है जिसको अपन उद्देश्य भी कहते हैं वो कृषि का निरंतर विस्तार करना। तो हरित क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है भारत में कृषि क्षेत्र का निरंतर विस्तार एवं विकास करना। दूसरा उद्देश्य है दोहरी फसल का उद्देश्य। तो हरित क्रांति का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि साल में 2 मौसमी फसलें बोई जाए। हरित क्रांति के अंतर्गत अब प्रतिवर्ष 2 मौसमी फसलें काटने का निर्णय लिया गया। एक फसल प्राकृतिक वर्षा के आधार पर होगी तथा जो दूसरी फसल है वो कृत्रिम वर्षा के आधार पर होगी। कृत्रिम वर्षा के लिए सिंचाई सुविधाओं एवं यंत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया गया। अब जो तीसरा उद्देश्य है वो अच्छे बीजों का प्रयोग। तो हरित क्रांति का एक तत्व जो है अच्छे बीजों का प्रयोग करना ताकि फसल ज़्यादा हो, और इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सन 1965 एवं 1963 का पुनर्गठन किया। भारत में चावल, गेहूं, मक्का तथा बाजरा की विशेष किस्में तैयार की गई। अच्छी किस्म के बीजों पर ध्यान दिया गया। सिंचाई के साधनों का विस्तार किया गया। किसानों को कृषि के विषय में और अधिक शिक्षित बनाया गया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों हरित क्रांति की सफलताएं। क्या क्या लाभ हुआ हमको हरित क्रांति से। तो पहली सफलता हरित क्रांति से उत्पादन रिकॉर्ड में वृद्धि। हरित क्रांति की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि इससे भारत में रिकॉर्ड पैदावार हुई। 1978-79 में भारत में लगभग 131 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ। भारत जो गेहूं का आयात करता था अब गेहूं को निर्यात करने की स्थिति में आ गया। हरित क्रांति की दूसरी सफलता बच्चों फसल क्षेत्र में वृद्धि। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में फसल क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई। तीसरी सफलता हरित क्रांति की औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला। तो हरित क्रांति के कारण भारत में न केवल कृषि क्षेत्र को ही फायदा हुआ बल्कि इसने औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा दिया। हरित क्रांति के अंतर्गत अच्छे बीजों, अधिक पानी, खाद एवं यंत्रों की आवश्यकता थी जिसके लिए उद्योग लगाए गए। इससे लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ। हरित क्रांति का चौथा सफलता बच्चों बांधों का निर्माण हुआ। हरित क्रांति के लिए पानी को संचित करने के लिए आवश्यकता महसूस की गई, जिसके लिए पानी को संचित करने के लिए बांधों का निर्माण किया गया जिसमें कई लोगों को रोजगार मिला। हरित क्रांति की पांचवा सफलता बच्चों जल विद्युत शक्ति को बढ़ावा मिला। बांधों के द्वारा संचित किए गए पानी का जल विद्युत शक्ति के उत्पादन में प्रयोग किया गया। हरित क्रांति का छठवां सफलता बच्चों विदेशों में भारतीय किसानों की मांग बढ़ी। भारत की हरित क्रांति से कई देश इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भारतीय किसानों को अपने देश में बसाने के लिए प्रोत्साहित किया। कनाडा जैसे देश ने भारत सरकार से किसानों की मांग की, जिसके कारण पंजाब और हरियाणा के कई किसान कनाडा में जाकर बस गए। सातवीं सफलता हरित क्रांति की बच्चों विदेशी कर्जों की वापसी की गई। हरित क्रांति के समय या उससे पहले भारत ने विदेशी संस्थाओं से जो भी कर्जे लिए थे वो वापस कर दिया गया। हरित क्रांति की आठवां सफलता बच्चों राजनीतिक स्थिति में बढ़ोतरी हुई। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक अच्छी छवि बन पाई। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया, जिससे भारत को अमेरिका पर खाद्यान्न के लिए अब निर्भर नहीं रहना पड़ता।
इसका प्रभाव 1971 की पाकिस्तान के साथ लड़ाई में देखा गया। हरित क्रांति की 9वीं सफलता, बुनियादी ढांचे में विकास। तो हरित क्रांति की एक सफलता यह भी रही कि भारत में बुनियादी ढांचे में उत्साहजनक विकास देखने को मिला। अब हम देखेंगे बच्चों, हरित क्रांति के द्वारा जहाँ पर सफलताएं हुई, लाभ हुआ, वहीं पर कुछ समस्याएं भी सामने उभर कर आई। तो वो कौन कौन सी समस्या है जो हरित क्रांति के समक्ष चुनौती बनकर आई? तो हरित क्रांति से जो समस्या आई वो है, पहला, हरित क्रांति के कारण भारत चाहे कितना भी खाद्यान्न संकट समाप्त हो गया हो, परंतु वह समय जो था वो बहुत कम समय के लिए था। आज भी भारत में खाद्यान्न संकट पैदा हो जाता है। दूसरा समस्या, भारत में 1980 के दशक में वर्षा न होने से हरित क्रांति से कुछ विशेष लाभ प्राप्त नहीं हो पाया। तीसरी समस्या, हरित क्रांति के बावजूद सन 1998 में भारत को प्याज आयात करना पड़ा। चौथी समस्या, भारत का 2004 में चीनी आयात करनी पड़ी। हरित क्रांति की पांचवी समस्या, हरित क्रांति की सफलता पूरे भारत में न होकर केवल उत्तरी राज्यों में ही दिखाई पड़ती है। छठवां समस्या, हरित क्रांति का कालाहांडी जैसे क्षेत्रों में लोग आज भी भूख के कारण मर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कुछ महत्वपूर्ण और क्रांति, जिनमें श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, सिल्वर क्रांति। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों, ये जितनी क्रांतियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। श्वेत क्रांति क्या है, नीली क्रांति क्या है, सिल्वर क्रांति क्या है, संचार क्रांति क्या है। तो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, इनको हमेशा याद रखेंगे, है ना। तो श्वेत क्रांति से अभिप्राय दूध के क्षेत्र में हुई प्रगति से है। दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोफेसर बीजे कुरियन के नेतृत्व में गुजरात के आनंद शहर में ऑपरेशन फ्लड नामक एक कार्यक्रम चलाया गया। कुरियन ने दूध उत्पादन एक सहकारी क्षेत्र को स्थापित किया। यह एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रूप में आरंभ हुआ। इसके साथ दूध उत्पादकों की आय में वृद्धि हो गई। दूध उत्पादन में वृद्धि होने से दूध से संबंधित नए नए उद्योग स्थापित किए गए। दूध उत्पादन के वृद्धि के कारण इसको श्वेत क्रांति के नाम से पुकारा जाता है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे बच्चों, नीली क्रांति। तो दक्षिण प्रांतों में मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया गया, जिसे नीली क्रांति के नाम से हम जानते हैं। तीसरी क्रांति पढ़ेंगे बच्चों, सिल्वर क्रांति। तो अंडों के उत्पादन में वृद्धि को सिल्वर क्रांति का नाम दिया गया। 1991 में आर्थिक उदारीकरण के क्षेत्र में गत वर्षों में भारत में जो आर्थिक विकास हुआ उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान सेवा क्षेत्र का विकास है। वर्तमान में आर्थिक विकास में संचार क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान है। संचार क्रांति के अंतर्गत कंप्यूटर तथा मोबाइल का प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों दूसरी हरित क्रांति। तो सन 2007 में दूसरी हरित क्रांति को शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत देश के पूर्वी राज्यों बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा गैर सिंचित क्षेत्रों में चावल के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सन 1966 की प्रथम हरित क्रांति में सिंचित क्षेत्रों में गेहूं के उत्पादन पर विशेष बल दिया गया था। दूसरी हरित क्रांति से विकास का क्षेत्रीय असंतुलन कम होगा, ये उद्देश्य रखा गया। आज कृषि विकास पर बल देने की है, क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। भारत का आर्थिक विकास सतही रह जाएगा यदि उसमें कृषि क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता है। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की यह क्लास समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी यह क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।